तो वेलकम यूनिवर्स, आप सभी के अपने चैनल यस के एम स्टडी पर फिर स्वागत है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो देखिए वीडियो में बात क्या करने वाले हैं। कक्षा 12 फिजिक्स की बात करेंगे, चैप्टर 15 की बात करेंगे। आपका लास्ट चैप्टर होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो मेरे पेरेंट्स आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना है और अपने मित्रों तक इसको फैला देना है। ठीक है, चलिए बात क्या करेंगे, चैप्टर 15 की बात करेंगे, संचार व्यवस्था की बात करेंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेगी, SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। देखिए लास्ट चैप्टर है तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा ताकि आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए हमारा इसमें पहला हेडिंग क्या होगा, अनुरूप सिग्नल। क्या होगा, ध्यान समझेंगे, अनुरूप सिग्नल किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं अनुरूप सिग्नल होता क्या है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए अनुरूप सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसमें धारा या वोल्टेज का मान समय के साथ लगातार बदलता रहता है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि इसमें समय के साथ साथ धारा या वोल्टेज का जो मान होता है वो लगातार बदलता रहता है। इसे हम क्या कहेंगे, अनुरूप सिग्नल कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात अनुरूप सिग्नल के उदाहरण की बात करेंगे। तो भाषण, संगीत या चित्र से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन को उचित ट्रांसड्यूसर की सहायता से परिवर्तित धारा या वोल्टेज में परिवर्तित करने से प्राप्त सिग्नल के अनुरूप सिग्नल होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें अब क्या होता है कि हमने इसमें आपको क्या बताया, भाषण, संगीत या चित्र से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन को उचित ट्रांसड्यूसर की सहायता से परिवर्तित धारा या वोल्टेज में परिवर्तित करने से प्राप्त सिग्नल को अनुरूप सिग्नल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अंकीय सिग्नल क्या है, अंकीय सिग्नल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अंकीय सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसमें धारा या वोल्टेज दो विभिन्न मान होते हैं। यानी कि अंकीय सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसमें धारा वोल्टेज के दो विभिन्न मान होते हैं, जिन्हें द्विआधारी संख्या 0 और 1 से व्यक्त करते हैं। किससे, द्विआधारी संख्या 0 और 1 से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अंकीय सिग्नल समय या असतत फलन होता है। जो समय या क्या होता है, अंकीय सिग्नल समय का असतत फलन होता है। ये क्या होता है, समय का असतत फलन होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अंकीय सिग्नल समपदों, क्या, स्पंदों, अंकीय सिग्नल जो होता है स्पंदों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्पंदों के रूप में होता है। प्रत्येक स्पंद में धारा या वोल्टेज के दो स्तर होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक स्पंद में क्या होता है, धारा या वोल्टेज के क्या होते हैं, दो स्तर होते हैं, जिन्हें 0 और 1 से प्रदर्शित किया जाता है। 0 ओपन होता है, ऑफ अथवा होता है। ठीक है, ओपन, ऑफ अथवा क्या होता है, लो से संबंधित होता है। ठीक है, अब देखेंगे जबकि क्लोज्ड क्या होता है, यानी कि 1 क्या होता है, क्लोज्ड और ऑन अथवा हाई से संबंधित होता है। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा 0 होता है वो ओपन और ऑफ से संबंधित, जब कुंजी आपकी ओपन रहेगी तो क्या होगा, ऑफ रहेगा और इसमें लो से संबंधित होता है। ठीक है, जबकि एक क्या होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड, ऑन अथवा हाई से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए 5 वोल्ट से बात करेंगे, 5 वोल्ट, 0.10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ वोल्टेज और समय के बीच ग्राफ को देखेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं अभिग्राही। अभिग्राही क्या होता है, उस युक्ति को अभिग्राही कहते हैं जो चैनल के द्वारा प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नल को अलग कर उसे उपयोग की योग्य बनाती है। ठीक है, अब चलिए अगला देखिए क्षीणता। क्षीणता क्या होती है, तो संचार चैनल से, किससे, संचार चैनल से संचरण के समय, किसके समय, संचार चैनल से संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता कम हो जाती है। जब संचार के समय होता है तो सिग्नल की जो प्रबलता होती है कम हो जाती है। इस कमी को क्षीणता कहते हैं। इस कमी को क्या कहते हैं, हम क्षीणता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रवर्धक। आखिरकार प्रवर्धक क्या होता है, तो उस प्रक्रिया को प्रवर्धक कहते हैं जिसके द्वारा, उस प्रक्रिया को प्रवर्धक कहते हैं जिसके द्वारा सिग्नल के आयाम, जो सिग्नल के आयाम हैं, फलस्वरूप उसकी तीव्रता में वृद्धि की जाती है। जिस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के
जिस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में यह प्रक्रिया की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रवर्धक कहेंगे, यानी कि एम्पलीफायर कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। परास क्या होती है? तो प्रेषित्र से उस अधिकतम दूरी को संचरण का परास कहते हैं। प्रेषित्र से उस अधिकतम दूरी को संचरण का परास कहते हैं। ठीक है, बैंड चौड़ाई की बात करेंगे। बैंड चौड़ाई किसे कहते हैं? तो संदेश सिग्नल में, किसमें? संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती। अब आगे हम बात करेंगे परास। देखिए परास क्या होता है? प्रेषित्र से उस अधिकतम दूरी को संचरण का परास कहते हैं। उसका बैंड चौड़ाई की बात करते हैं तो बैंड चौड़ाई क्या होता है? संदेश सिग्नल में, किसमें? संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती। जो संदेश सिग्नल होता है हमारा, उसमें केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु वह आवृत्तियों का समूह होता है। किसी सिग्नल में आवृत्तियों के प्रवास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। यानी किसी सिग्नल में आवृत्तियों के प्रवास को क्या कहते हैं? बैंड चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे ईमेल। ईमेल क्या होता है? तो इसका शब्द विस्तारण क्या, इसका जो शब्द विस्तारण है इलेक्ट्रॉनिक मेल है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, यानी कि ई मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है, और मेल मीन्स तो मेल होता ही है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक लेटर या चित्रों के रूप में सूचनाओं को कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा भेजने का महत्वपूर्ण तरीका है। यह क्या होता है कि सूचनाओं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लेटर या चित्रों के रूप में, किसके रूप में? चित्रों के रूप में सूचनाओं को कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा भेजने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। ठीक है, चलिए 9वें नंबर की बात करेंगे। टेली प्रिंटिंग किसे कहते हैं? तो यह टेलीग्राफी का आधुनिक रूप है जिसमें सूचनाओं को दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। यह क्या है? एक टेलीग्राफी का आधुनिक रूप है जिसमें सूचनाओं को दूरस्थ स्थानों तक भेजा जा सकता है। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? तो संचार के इस रूप में, किसके? संचार के इस रूप में टेलीविज़न पर्दे के सामने बैठा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कंप्यूटर संचार नेटवर्क के माध्यम से संपर्क साध सकता है। इससे क्या होता है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब क्या होता है? इसमें एक तरीके से वीडियो कॉलिंग आप जिसे कहते हैं ना, उसे आपको इस तरीके से देखते हैं। जैसे कि आपको क्या करता है कि संचार के इस रूप में टेलीविज़न पर्दे के सामने बैठा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कंप्यूटर संचार नेटवर्क के माध्यम से संपर्क साध सकता है। इसे आप वीडियो कॉलिंग कहते हैं। एक तरीके से वही रूप यह होता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, अब हम बात करने वाले मोबाइल जो आप सब लोग चलाते हैं। तो यहाँ एक लघु वायरलेस फ़ोन पद्धति है। क्या यहाँ वायरलेस फ़ोन पद्धति होता है जिसका उपयोग संदेशों के आदान प्रदान तथा मोबाइल टेलीफोन वार्तालाप में होता है। ठीक है, मोबाइल टेलीफोन वार्तालाप में होता है। ठीक है, तो संचार की बात करें, संचार किसे कहते हैं? संचार में चलिए देख लेते हैं थोड़ा। तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों या सूचनाओं का किसी माध्यम के द्वारा आदान प्रदान संचार कहलाता है। ठीक है, इसके निम्न रूप है। पहला क्या है? संचार है। संचार में टेलीग्राफी होता है। तो इसका आविष्कार 1835 ईस्वी में मोर्स और व्हीट स्टोन ने किया था। ठीक है, टेलीफोन की बात करते हैं। टेलीफोन में देखिए, तो इसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल तथा एंटोनियो मेउसी द्वारा सन 1876 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रेडियो प्रसारण की बात करेंगे तो रेडियो प्रसारण क्या होता है? तो इसकी खोज सन 1899 ईस्वी में मार्कोनी ने रेडियो तरंगों की प्रसारण ब्रिटिश चैनल पर तथा 1901 ईस्वी में अटलांटिक पर प्रसारित करने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं टेलीविज़न प्रसारण की बात करेंगे। ठीक है, टेलीविज़न प्रसारण क्या होता है? तो इस प्रकार के संचार के रूप में, क्या? इस प्रकार के संचार के रूप में ध्वनि तथा चित्रों दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेडियो तरंगों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। किसके माध्यम से? रेडियो तरंगों के माध्यम से क्या किया जाता है? प्रेषित किया जाता है। सन 1936 में J.L. वेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए रडार की बात करते हैं। रडार में देखिए, रडार का शब्द विस्तारण अर्थात रेडियो प्रसारण का अन्वेषण है। क्या है? शब्द विस्तारण क्या है? अर्थात रेडियो प्रसारण का अन्वेषण है। यह एक विद्युतीय पद्धति है। क्या है? विद्युतीय पद्धति है जिसका उपयोग वस्तुओं की दूरी व दिशा निर्धारण में होता है। ठीक है, क्या होता है? वस्तुओं की दूरी व दिशा निर्धारण में होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं सोनार।
सोनार क्या होता है? सोनार का शब्द विस्तारण अर्थ ध्वनि प्रसारण तथा अन्वेषण है। ध्वनि का प्रसारण करना या अन्वेषण करना है, ठीक है। इस प्रकार की पद्धति में ध्वनि की सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज, जो ध्वनि होती है हमारी, सोनार का मतलब कहता है जो हमारी ध्वनि होती है बोलने को होती है, जिससे आप क्या कहते हैं ना, लाउड स्पीकर लगाते हैं तो आप एक जगह बोलते हैं दूसरी जगह सुनाई देता है तो वायर के माध्यम से, तो वही क्या है हमारा कि ध्वनि का प्रसारण अन्वेषण है। इस प्रकार की पद्धति में ध्वनि की सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इस विधि का उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। किसमें? पनडुब्बियों में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं आपको फैक्स, ठीक है। फैक्स क्या होता है? इसमें दस्तावेजों को, जो दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, ठीक है। दस्तावेजों कहाँ से? एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। महाद्वीप के पार, किसके पार? महाद्वीप के पार पहला रेडियो फैक्स सन 1855 ईस्वी में भेजा गया था। महाद्वीप के पार यानी कि एक देश से दूसरे देश में, यानी 1955 ईस्वी में भेजा गया था, ठीक है। इसकी अवधारणा का पेटेंट सन 1843 ईस्वी में अलेक्जेंडर वेन ने कराया था। किसने? 1843 ईस्वी में अलेक्जेंडर वेन ने कराया था, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है? मॉड्यूलन। मॉड्यूलन देखिए क्या होता है? निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को, किसको? जो हमारी कम आवृत्ति की जो हमारी सिग्नल होते हैं, मूल सिग्नल होते हैं, अधिक दूरी तक, यानी कि उसको अगर कम आवृत्ति का है तो वो कम दूरी तक जाएंगी, ठीक है। उसको अधिक दूरी तक प्रेषित करने के आवृत्ति के लिए, प्रेषित करने के आवृत्ति के लिए इन्हें उच्च आवृत्ति के तरंगों पर, उन्हें वाहक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें वाहक तरंग कहते हैं। अध्यारोपित कराया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूलन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बी मॉड्यूलन की बात करते हैं। बी मॉड्यूलन क्या होता है? तो इस मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया है। क्या होती है? जो मॉड्यूलन में आप देख रहे थे निम्न मूल आवृत्ति की जो हमारी तरंग थी उसको अधिक में भेज रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसकी उल्टा करते, ठीक है। तो इस मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया है अभिग्राही द्वारा। किसके द्वारा? अभिग्राही द्वारा तरंगों की अलग कर मूल सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। चलिए संचार व्यवस्था के अवयवों की बात करेंगे तो उस अवस्था को संचार व्यवस्था कहते हैं जिसकी सहायता से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। संचार व्यवस्था अवयव किसे कहते हैं? जिसमें क्या कहते हैं कि इसकी सहायता सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। संचार व्यवस्था के 3 अवयव होते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 अवयव होते हैं। पहला क्या होता है? प्रेषित्र होता है। इसकी सहायता से सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है। क्या कहता है? सूचनाओं को प्रेषित किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे चैनल या माध्यम क्या होता है। तो चैनल एक भौतिक माध्यम होता है जो प्रेषित्र और अभिग्राही को संयोजित करता है। क्या करता है? प्रेषित्र और अभिग्राही को क्या करता है? संयोजित करने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चैनल का प्रकार संचार, जो चैनल का प्रकार संचार व्यवस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। यह माध्यम तार युग्म, समाक्षी, केबल अथवा बेतार हो सकता है, ठीक है। संचार उपग्रह की बात करेंगे तो कृत्रिम उपग्रह की सहायता से, किसकी सहायता से? कृत्रिम उपग्रह की सहायता से किसी सिग्नल को प्रेषित से अभिग्राही तक, क्या करते हैं? किसी सिग्नल को प्रेषित से अभिग्राही तक संचार की क्रिया को उपग्रह संचार कहते हैं। उसे संचार उपग्रह कहते हैं। उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संचार उपग्रह कहते हैं। इसमें देखिए पहला हमारा क्या है? निष्क्रिय उपग्रह। क्या? निष्क्रिय उपग्रह। तो ये उपग्रह प्रेषित्र से आने वाले, कहाँ से? ये उपग्रह प्रेषित्र से आने वाले सिग्नलों की उसी रूप में परावर्तित कर अन्य क्षेत्रों की ओर भेजते हैं। ये धातु लेपित गुब्बारे या धातु के गोले होते हैं। क्या होते हैं? धातु लेपित गुब्बारे या धातु के गोले होते हैं जो निष्क्रिय परावर्तक की भांति कार्य करते हैं। किसकी भांति? निष्क्रिय परावर्तक की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। अब चलिए सक्रिय उपग्रह की बात कर लेते हैं। तो सक्रिय उपग्रह में स्वयं की पावर सप्लाई, जो स्वयं की पावर सप्लाई है, एंटीना तंत्र,
प्रेषित अभिग्राही आदि युक्तियाँ लगी होती हैं, जिन्हें ट्रांसपोंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोंडर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं उपग्रह संचार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इस संचार में पृथ्वी के बड़े भूभाग में, इस संचार में क्या, पृथ्वी के बड़े भूभाग में सिग्नलों को प्रेषित किया जाता है। क्या क्या सिग्नलों क्या किया जाता है? प्रेषित किया जाता है। ग्रहण किए गए सिग्नलों की गुणता, किसकी? ग्रहण किए गए सिग्नलों की गुणता प्रेषित सिग्नलों के समान ही होती है। जो प्रेषित सिग्नल होते हैं उसके समान ही होती है। आगे देखेंगे, मोबाइल संचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। अन्य संचार प्रणाली की तुलना में यह सस्ता होता है। दोस्त की बात करेंगे, दोस्त किसे कहते हैं? तो संचार उपग्रह में खराबी आ जाने पर उस खराबी को दूर पाना संभव नहीं है। ठीक है, प्रेषित और ग्राही सिग्नलों में समय पश्यता होती है। संचार उपग्रह को स्थापित करने का व्यय अत्यधिक होता है। क्या होता है? व्यय अत्यधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम बात करेंगे आयाम माडुलन की बात करें। किसकी बात करेंगे? आयाम माडुलन की बात करेंगे। तो आयाम माडुलन उस माडुलन को कहते हैं जिसमें वाहक तरंग मतलब जो तरंग जा रही है आयाम माडुलक सिग्नल के ताक्षणिक मान के अनुसार परावर्तित होता है। इसमें माडुलित सिग्नल की आवृत्ति तथा कला वाहक तरंग की आवृत्ति कला के समान होती है। ठीक है, चलिए माडुलन गुणांक की बात करेंगे। तो वाहक तरंग के आयाम में, किसमें? वाहक तरंग के आयाम में अपने प्रारंभिक आयाम से, किससे? अपने प्रारंभिक आयाम से अधिकतम परिवर्तन और वाहक तरंग के प्रारंभिक आयाम के अनुपात को माडुलन गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? माडुलन गुणांक कहते हैं। ठीक है, चलिए माडुलन गुणांक क्या होता है? वाहक तरंग के आयाम में अपने प्रारंभिक आयाम से अधिकतम परिवर्तन बटे वाहक तरंग का प्रारंभिक आयाम। ठीक है, ये आपका माडुलन गुणांक होता है। चलिए आयाम माडुलन की लाभ क्या क्या होते हैं? तो आयाम जो माडुलन होता है सिग्नलों की उत्पन्न करने एवं अभिग्रहण करने के लिए आवश्यक उपकरण सरल और सस्ते होते हैं। ठीक है, इस माडुलन के लिए प्रयुक्त वाहक तरंग की आवृत्तियां कम होती है। आयाम माडुलन में माडुलक सिग्नल को प्रेषित करने की विधि आसान होती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इसके दोष की बात कर लेते हैं। तो आयाम माडुलन की दक्षता कम होती है। इसका प्रसारण परास होता है, कम होता है। इसकी गुणता कम होती है। आयाम माडुलन संरचना शोर युक्त होता है। VHF और HF प्रसारण में अनुपयोगी है। ठीक है, आवृत्ति माडुलन की बात करते हैं। तो आवृत्ति माडुलन उस माडुलन को कहते हैं जिसमें वाहक तरंग की आवृत्ति, जो वाहक तरंग की आवृत्ति होती है, आवृत्ति माडुलक सिग्नल के ताक्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होती है। इस माडुलन के माडुली तरंग के आयाम और कला वाहक तरंग के आयाम व कला के समान होते हैं। ठीक है, चलिए इसके लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या क्या हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इसको भी। तो आवृत्ति माडुलन संरक्षण की दक्षता अधिक होती है क्योंकि इसमें माडुली तरंग का आयाम नियत रहता है, जिससे प्रसारित शक्ति नियत रहती है। ठीक है, इसमें आयाम नियत रहता है, अतः आयाम नियंत्रक का उपयोग करके शोर के स्तर को कम किया जा सकता है क्योंकि शोर परिवर्तित आयाम के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आवृत्ति माडुलन की क्रियाएं VHF और UHF बैंड में होती हैं। यहाँ शोर की मात्रा अत्यंत ही न्यून होती है। ठीक है, इसमें आवृत्ति विचलन को बढ़ाकर शोर को कम किया जा सकता है। ठीक है, आवृत्ति माडुलन में कई स्वतंत्र प्रेषित्र उसी आवृत्ति परास में बिना व्यवधान के एक साथ उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, आवृत्ति माडुलन के दोष की बात करेंगे तो इसमें AM की तुलना में 10 गुना अधिक चैनल परास की आवश्यकता होती है। इसमें AM की तुलना में अभिग्रहण क्षेत्रफल कम होता है। FM प्रेषित और अभिग्राही जटिल और महंगे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए पढ़ने वाले हैं अनुरूप और अंकीय सिग्नल में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या है अनुरूप सिग्नल, दूसरा क्या है अंकीय सिग्नल। ठीक है, तो इस सिग्नल में धारा या वोल्टेज के मान लगातार परिवर्तित होते हैं। इस सिग्नल में क्या होता है धारा या वोल्टेज के जो मान होते हैं लगातार परिवर्तित होते हैं। इस सिग्नल में धारा या वोल्टेज के दो विविक्त स्तर होते हैं जिन्हें 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। यह समय का सतत फलन होता है। ठीक है, यह समय का असतत फलन होता है। साधारण अनुरूप सिग्नल को ज्या वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंकीय सिग्नल को स्पंद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए भाषण, संगीत या किसी चित्र में परिवर्तित प्रकाश से व्याप्त सिग्नल अनुरूप सिग्नल होते हैं।
पुस्तक के अक्षर, डिजिटल कंप्यूटर, फैक्स आदि के सिग्नल अंकीय सिग्नल होते हैं। ठीक है, रव या शोर। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, रव या शोर किसे कहते हैं। रव उन अवांछित वैद्युत सिग्नलों को कहते हैं जो ज्ञात या अज्ञात कारणों से संचरण के दौरान उत्पन्न होते हैं और ये संदेश सिग्नल को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आवाज़, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, उसमें से कहीं से आपकी आवाज़ आने लगी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रव या शोर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेषित्र की। देखिए, उस युग्म को प्रेषित्र कहते हैं जो सिग्नल को प्रवर्धित करती है तथा उसे चैनल को होकर अभिग्राही तक पहुंचने योग्य बनाती है। ठीक है, अभिग्राही किसे कहते हैं, अभिग्राही का कार्य चैनल से प्राप्त सिग्नल के मूल संदेश सिग्नल को अलग संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। यह एंटीना द्विमार्गक प्रवर्धक एवं ट्रांसड्यूसर से मिलकर बना होता है। ठीक है, एंटीना किसे कहते हैं, तो एंटीना एक ऐसी युक्ति है जो रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करती है अथवा अभिग्रहण करती है। ठीक है, हाइड्रोजन एंटीना की बात करेंगे। यहाँ एक सीधा चालक होता है जिसकी लंबाई L प्रसारित की जाने वाली अथवा अभिग्रहण की जाने वाली रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा की आधी होती है। ठीक है, यानी कि L बराबर λ/2 होता है। ठीक है, मार्कोनी एंटीना की बात करेंगे तो यह एक सीधा चालक होता है। क्या होता है, सीधा चालक होता है। ठीक है, जिसकी लंबाई L प्रसारित की जाने वाली या अभिग्रहण की जाने वाली रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा की चौड़ाई होती है। L बराबर क्या होता है, λ/4 होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। द्विध्रुवी एंटीना किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो इसका उपयोग रेडियो तरंगों के प्रेषण में किया जाता है। यह सार्वदैशिक होता है। इसकी लंबाई सामान्यतः वाहक तरंग के तरंग दैर्ध्य लैम्डा की चौड़ाई होती है, यानी कि L बराबर λ/4। ठीक है, डिश एंटीना की बात करेंगे तो इसका परावर्तक डिश के आकार अर्थात परवलयाकार होता है। इसका सक्रिय अवयव एक लघु द्विध्रुव होता है जो परावर्तक के फोकस पर स्थित होता है। यह दिशात्मक एंटीना होता है। इसका उपयोग प्रेषण और अभिग्रहण दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए सूचना की बात करते हैं। सूचना किसे कहते हैं, तो बातचीत, भाषण, संगीत, चित्र अथवा आंकड़े जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाना होता है सूचना या मूल संदेश कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसड्यूसर की बात कर लेते हैं। तो उस युक्ति को ट्रांसड्यूसर कहते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। संदेश सिग्नल की बात करेंगे तो सूचनाओं या मूल संदेशों के वैद्युत अनुरूप को संदेश सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचनाओं या मूल संदेशों के वैद्युत अनुरूप को संदेश सिग्नल कहते हैं। टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध की बात करेंगे तो मान लो पृथ्वी की सतह पर AB एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई h है। मान लो O पृथ्वी का केंद्र है, R त्रिज्या है। टावर के उच्च सिरे A से पृथ्वी पर स्पर्श रेखाएं AP तथा AQ खींचते हैं। तब स्पष्ट है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिरे A से प्रेषित सिग्नल पृथ्वी की सतह पर सीधे P और Q तक ही पहुंच सकते हैं, इसके परे नहीं पहुंच सकते। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, O क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, R क्या है, त्रिज्या है। H क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, और AP और AQ स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। क्या करते हैं, AP और AQ क्या करते हैं, स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पृथ्वी वक्रता केंद्र। अब देखिए A क्या है हमारा, A हमने क्या कहा था कि पृथ्वी की वक्रता के कारण एक से प्रेषित सिग्नल, A से क्या सिग्नल को प्रेषित किया जा रहा है। चलिए आगे आपको बताते हैं। हम इसमें मान लेंगे PB बराबर QB बराबर D। ठीक है, तब टीवी एंटीना से प्रेषित सिग्नल पृथ्वी के पृष्ठ पर D त्रिज्या के वृत्तीय क्षेत्रफल में प्राप्त किए जाते हैं। मान लो OP बराबर OB, O बराबर OQ बराबर R पृथ्वी की त्रिज्या। अब समकोण त्रिभुज ABP में बाई PGT से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से AO स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, AP बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यहाँ से देखेंगे R प्लस H का होल स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस H का होल स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर प्लस 2RH प्लस एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एच से एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारा, डी बराबर बचेगा, डी स्क्वायर बराबर बचेगा 2RH। तो यहाँ से स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो √2HR हो जाएगा या RH हो जाएगा, यानी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। तो ये आपका टोटल लास्ट चैप्टर था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर